नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर है प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक वर्क वगैरह तो हमने कुछ पढ़ लिए। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझिए स्टेट क्या होता है। स्टेट एंड प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक स्टेट बोल लो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोल लो, ठीक है ना। जैसे अपने अब बात करें थर्मोडायनेमिक स्टेट को बाद में देखेंगे, पहले सीधी स्टेट के बारे में बात करिए। जैसे अगर किसी की एज है 70, तो आप क्या कहोगे? किस अवस्था में है? वृद्धावस्था में। अगर मैं कहूं कोई 25 साल का है, तो आप क्या कहोगे? युवावस्था में है। अगर मैं कह दूं कि कोई बाल अवस्था में है, तो आप कहोगे 5-6 साल का होगा। तो आप की और मेरी स्टेट है वो किसके द्वारा बताई जा रही है? एज के द्वारा बताई जा रही है। इसी प्रकार थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम है, उसकी स्टेट को कैसे बताया जाता है? थर्मोडायनेमिक्स कोई सिस्टम है, उसकी स्टेट को बताया जाता है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जैसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज से। मान लिया ये इस कंटेनर में क्या फील्ड है? गैस फील्ड है। इस गैस का इनिशियल प्रेशर क्या है? P1। इनिशियल वॉल्यूम क्या है? V1। और इनिशियल टेम्परेचर क्या है? T1। तो मैं ऐसे ही एक ग्राफ बनाता हूं, PV ग्राफ, और इसका इनिशियल प्रेशर ये रहा P1 और वॉल्यूम क्या रहा? V1। तो ये जो पॉइंट है ये बताएगा स्टेट। ये क्या बताएगा? सिस्टम की स्टेट को। तो किसी भी सिस्टम की स्टेट को हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। आपने मान लिया इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया या कम कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया या कम कर दिया, तो इसका प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम क्या हो गया? V2। मान लो ये कोई पॉइंट है P2 V2, मान लिया ये पॉइंट क्या है? P2 V2। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट हो जाएगी? फाइनल स्टेट। ये कौन सी स्टेट हो जाएगी? इनिशियल स्टेट। तो किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? स्टेट। और स्टेट कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ऐसी प्रॉपर्टीज से क्या की जाएगी? रिप्रेजेंट। तो सिंपली मैं कह सकता हूं thermodynamic state is represented by thermodynamic properties like pressure, volume, temperature। आई होप आप क्या समझ गए, स्टेट क्या होती है समझ जाएंगे। एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाना क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसेस। सिस्टम का एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाना क्या कहलाता है? प्रोसेस। और ये जिस रास्ते से जाता है उसको क्या बोलते हैं? पाथ। क्या बोलते हैं? पाथ। तो यहां पर ये बहुत सारी स्टेटों से मिलकर ऐसे जाता है, तो कंटिन्यूअस लोकस ऑफ स्टेट इज नोन एज पाथ। और सिस्टम का इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाना क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है। अगर मैं सिंपली लिखूं कि थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होती है? thermodynamic state is represented by thermodynamic properties like pressure, volume, temperature, internal एनर्जी, एटसेट्रा। ठीक है जी। अब देखिए, जैसे इस ग्राफ में बता दिया, ये क्या हो जाएगी? इनिशियल स्टेट P1 V1 T1। ये क्या हो जाएगी? इनिशियल स्टेट। ये 2 नंबर क्या हो जाएगी जी?
फाइनल स्टेट, इसको रिप्रेजेंट कर दिया P2 V2 T2 से। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाना क्या हो जाएगा, प्रोसेस। और ये जो कंटिन्यूअस लोकस है स्टेट्स का, इसको हम क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं। अब बात करें अगर अपने प्रोसेस की, किसकी बात करें, प्रोसेस की, ठीक है। तो हमें जो थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस पढ़ने हैं, ठीक है ना, पहला प्रोसेस कौन सा है, आइसोकोरिक प्रोसेस। दूसरा कौन सा है, आइसोबैरिक प्रोसेस। तीसरा कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। चौथा प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक प्रोसेस। पांचवा प्रोसेस कौन सा है, साइक्लिक प्रोसेस। छठा प्रोसेस कौन सा है, फ्री एक्सपांशन प्रोसेस। कौन सा है, फ्री एक्सपांशन प्रोसेस। नेक्स्ट कौन सा है, रिवर्सिबल प्रोसेस। और नेक्स्ट कौन सा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इनको हम वन बाय वन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ये देख लीजिए, ये हमारा क्या है, प्रोसेस का। आइसोकोरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें क्या रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस कौन सा है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा है, जिसमें हीट कांस्टेंट रहती है। इस तरीके से हम वन बाय वन करके सारे प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कौन सा प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये लीजिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। पहले देखते हैं, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन। इफ स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज चेंज्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ स्टेट ऑफ ए आइडियल गैस, ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे आपके सही लगे वैसे आप लिख सकते हो। इफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस is changed at constant volume, then process is known as isocoric process। या इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मान लो ये कोई पिस्टन सिलेंडर है, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इसमें क्या है, गैस भरी हुई है। किसी भी प्रोसेस को करवाने के मेनली दो तरीके हैं, पहला तो क्या कर दो, इसमें हीट ऐड कर दो, या दूसरा इससे हीट रिजेक्ट कर दो। मतलब हीट को चेंज करके या तो हीट सप्लाई कर दो या रिजेक्ट कर दो, प्रोसेस करवाया जा सकता है। क्यों, मान लिया इनिशियल टेम्परेचर क्या है, T1, आपने हीट दिया,
टेम्परेचर क्या हो गया T2। तो स्टेट बदल गई तो क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। तो पहला तरीका तो प्रोसेस करवाने का क्या है, हीट से हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है इस पिस्टन को ऊपर नीचे करो। अगर हम इस पिस्टन को दबाते हैं, दबाएंगे तो प्रेशर बदल जाएगा। पहले प्रेशर मान लिया P1 है, अब प्रेशर इंक्रीज होके क्या हो गया P2, वॉल्यूम भी बदल गया। तो कोई भी एक चीज बदल जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। तो प्रोसेस करवाने के कितने तरीके हैं, दो, एक तो हीट के थ्रू और दूसरा पिस्टन की मूवमेंट के थ्रू। अगर हीट दोगे तो गैस में क्या आएगा, एक्सपांशन आएगा, पिस्टन कहां चला जाएगा, ऊपर, वॉल्यूम बदल जाएगा। अगर आप पिस्टन को ऊपर नीचे करोगे फिर भी पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा तो गैस का वॉल्यूम बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि गैस का वॉल्यूम हमेशा किसके इक्वल होता है, कंटेनर के इक्वल। वॉल्यूम का मतलब है कोई कितनी जगह घेरता है। अगर आप इस कंटेनर में कोई गैस लेके बैठे हैं तो ये गैस पूरे कंटेनर में फैल जाएगी, तो इस गैस का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इस कंटेनर के वॉल्यूम को। आपने इस गैस को निकाल के क्या कर दिया, बड़े कंटेनर में डाल दिया, तो ये इसमें पूरे में फैल जाएगी। ऐसे थोड़ी है कि इतनी सी दूर में फैलेगी। जैसे अपना गैस सिलेंडर है, उसमें गैस है, अगर आप उसको लीक कर दोगे तो पूरे किचन में, पूरे घर के अंदर नहीं फैल जाएगी क्या। तो कितनी जगह घेर रही है, पूरे घर की जगह घेर रही है। तो इसको इसमें डाला तो इसके कंटेनर की जितनी जगह घेर रही है। तो गैस का वॉल्यूम हमेशा किसके इक्वल होता है, कंटेनर का वॉल्यूम। तो हीट देते हैं तो भी वॉल्यूम बदल रहा है, पिस्टन को मूवमेंट देते हैं तो भी वॉल्यूम बदल रहा है। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कैसे करें, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट करना महाभारत हो गई। तो इस प्रोसेस को पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर नहीं करवाया जा सकता है, इसलिए इस प्रोसेस को करवाने के लिए एक क्लोज्ड कंटेनर का यूज किया जाता है। इसका, क्लोज्ड कंटेनर का। तो प्रोसेस इन ए क्लोज्ड कंटेनर किसका एग्जाम्पल है, आइसोकोरिक प्रोसेस का। ये लो, इसमें कोई गैस है, तो आप अब इसको गर्म करोगे, ठीक है ना, तो इसका वॉल्यूम सेम रहेगा। अब कोई कहेगा सर थर्मल एक्सपांशन पड़ा है, अगर हम इसको गर्म करेंगे तो इसमें थर्मल एक्सपांशन होगा, थर्मल एक्सपांशन होगा तो कंटेनर बड़ा हो जाएगा, तो गैस की वॉल्यूम चेंज हो गई। ऐसा होता है, बट वॉल्यूम में इंक्रीमेंट बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा। इसका वॉल्यूम इनिशियली ज्यादा है और इसके अंदर इंक्रीमेंट इतना कम होगा कि आप गर्म भी करते हो तो पता ही नहीं चलेगा एक्सपांशन। जैसे तवा है, डेली आप तवे को गर्म करते हैं रोटी बनाने के लिए, तो कभी ऐसे पता थोड़ी चलता है कि आपका तवा बड़ा हो गया, क्या वो बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है, पर एक्सपांशन इतना ज्यादा कम है कि हम उसको क्या है, उसको नोटिस में ही नहीं ला पाते, उसको कंसिडर ही नहीं कर पाते, पता ही नहीं चलता कि इसका वॉल्यूम या साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो कंटेनर के वॉल्यूम में इंक्रीमेंट इतना कम होगा कि हम वॉल्यूम को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट। तो आइसोकोरिक प्रोसेस हमेशा कहां होगा, क्लोज कंटेनर में होगा। ये हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ लिया, 2 नंबर। अब तीसरा हम पढ़ेंगे पीवी कर्व, या इसको हम बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ, और ये ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ये कैसा होगा, ये देखो ऐसा। वॉल्यूम हमको क्या रखना है, कांस्टेंट, तो लाइन कैसे ड्रॉ करनी पड़ेगी, सीधी स्ट्रेट लाइन। मान लिया यहां इनिशियल प्रेशर P1, इनिशियल वॉल्यूम V1, टेम्परेचर क्या है T1, P2 V2 T2। जरूरी नहीं है ऊपर यहां से ऐसे ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप क्या कर रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, बट V1 और V2 की वैल्यू क्या है, V, तो मतलब V1 बराबर किसके है, V2 के किसके बराबर है, V। तो वॉल्यूम क्या रह रहा है, कांस्टेंट। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, इस टाइप का, और इस ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, dp अपॉन dv, वो क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। स्लोप क्या आ गया, इंफिनिटी आ गया। तो ये देखिए हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की 3 चीज देख ली, डेफिनेशन,
एग्जाम्पल और इंडिकेटर डायग्राम। अब देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका ले सकते हो। अब हमें पढ़ना है इसकी स्टेट इक्वेशन। क्या पढ़नी है? स्टेट इक्वेशन। ये अपना फोर्थ पॉइंट है। तो इनिशियल स्टेट के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी? P1 V1 इक्वल टू nRT1। अगर आप चाहो तो नंबर ऑफ मोल क्या लिख सकते हो गैस का? P क्या है? प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। T क्या है? टेम्परेचर। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। फाइनल स्टेट के लिए यही इक्वेशन लिखूं तो क्या आ जाएगी? P2 V2 nRT2। ये इक्वेशन क्या है? फर्स्ट। ये इक्वेशन क्या है? सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर सेकंड का हम क्या लगा देते हैं? डिवाइड। P1 V1 अपॉन P2 V2 इक्वल टू nRT1 अपॉन nRT2। तो वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम कैंसिल, n से n कैंसिल, r से r कैंसिल। तो क्या आ गया? P1 अपॉन P2 इक्वल टू क्या आ गया? T1 अपॉन T2। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। अगर हम तीन स्टेट मानते तो क्या आ जाता? P3 अपॉन T3। चार मानते हैं तो P4 T4। तो कुल मिला के हम जनरली क्या लिख सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर का रेशो क्या है? कांस्टेंट है। PT इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है। बात समझ आई या नहीं आई? अब देखिए P, मान लो एक क्लास है, क्लास में कितने बच्चे हैं? 60। चिंटू के पास 10, पिंटू के पास 10, बबलू के पास 10, बोलू के पास 10। सब एक एक बच्चे का नाम लेके कहूं हर बच्चे के पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए। पहले के पास 10, दूसरे के पास 10, तीसरे के पास 10, चौथे के पास 10। तो मैं सीधा सिंपली कह दूं ना, हर बच्चे के पास, इस क्लास के प्रत्येक बच्चे के पास कितने रुपए हैं? 10। तो पहले P1 T1 का 10, P2 T2 रेशो क्या है? 10, P3 T3 का रेशो 10, P4 T4 का रेशो 10। तो सिंपली कह सकता हूं ना प्रेशर और टेम्परेचर का रेशो कितना आ रहा है? 10। मतलब क्या आ रहा है? कांस्टेंट। तो यहां से प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? टेम्परेचर के। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। कब? जब वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट हो। कब? जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। जब किसी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट हो और उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। इस लॉ को बोलते हैं गे-लुसेक लॉ। अकॉर्डिंग टू गे-लुसेक लॉ, इफ वॉल्यूम of a gas remains constant during a process, then on increment of its temperature its pressure will also increase। समझ आ गई क्या? ये आ गया। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। क्या? स्टेट इक्वेशन। अब हम निकालेंगे इसका वर्क डन। क्या निकालेंगे जी? वर्क डन। तो वर्क डन कैसे निकलेगा? तो वर्क डन अभी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? P dV। ठीक है। तो P चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। V2 किसके इक्वल है? V2 इक्वल है V1 के। तो इसका मतलब ये इक्वल है तो ये क्या आ गया? 0। तो वर्क डन कितना हो गया? आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वर्क हमेशा कितना होता है? 0 होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन पूछे तो कितना आएगा? 0। अब हमें निकालना है नेक्स्ट पॉइंट इसका, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फोर्थ स्टेट इक्वेशन हो गया। फिफ्थ हमने क्या कैलकुलेट कर दिया?
वर्क डन। और अब 6 क्या निकालना है हमें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, du। तो फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था क्या, dq बराबर क्या होता है, dw प्लस du। तो dw कितना आया, 0। तो ये क्या आ गया, du। तो चेंज इन हीट ही किसके इक्वल है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल है। ये देखिए ये आ गया। अब थोड़ी छेड़खानी और करते हैं, ये देखो डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, एम सी डी टी। हमने क्या पढ़ा है, डी क्यू बराबर क्या होता है, एम सी डी टी। अगर हम ये जो मास है किलोग्राम में ना लेके किस में ले ले, मोल में, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, एन लिख सकता हूं। सी दो प्रकार के होते हैं, सीपी और सीवी। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमारे प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो सी की जगह क्या लिखा जा सकता है, सीवी dt। तो डी क्यू का फॉर्मूला क्या आ गया, एन सीवी dt। तो मैं यहां पर ये फॉर्मूला लिख दूंगा, क्या, एन सीवी dt बराबर क्या आ गया, du। अगर मैं n बराबर क्या ले लूं, 1 मोल, तो cv क्या आ जाएगा, cv dt आ जाएगा du के इक्वल। और यहां से cv क्या लिखा जा सकता है, cv लिखा जा सकता है du अपॉन dt। 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दो, तो जितना उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एन हमने ऑलरेडी पहले ले लिया, पहले नहीं लिया तो अब यहां ले लेते। तो यूनिट मोल गैस का यूनिट टेम्परेचर चेंज करने पर जितना उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये देखिए ये हमारा पूरा 5th क्या आ गया, वर्क डन आ गया। 6th पॉइंट क्या आ गया हमारा, इंटरनल एनर्जी। तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया, 0 के। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके आ गई, हीट के। और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या आ गया, du बाय dt। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने स्टेट इक्वेशन पढ़ी है कि वॉल्यूम जब कांस्टेंट हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ता है, या प्रेशर बढ़ाने पर किसी गैस का क्या बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा है, एग्जाम्पल पढ़ा है, इंडिकेटर डायग्राम पढ़ा है और डेफिनेशन पढ़ी है। और इसका स्लोप कितना होता है, स्लोप होता है इंफिनिटी। उम्मीद करता हूं आपको आइसोकोरिक प्रोसेस समझ आ गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।